Good evening, sir. हेलो, Good evening, sir. गुड इवनिंग बच्चों। आज मे भी नेट की प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि लाइट गई हुई है यहाँ। ठीक है। Okay, sir. दिखते कितनी देर चलता है। अच्छा बच्चों, करें स्टार्ट। Yes, sir. Yes, sir. आगे सभी हुनर नहीं आया बस। तो बच्चों स्टार्ट Sir, करते वो हैं। आ रहे दोनों। Okay. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। उसके अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अनर्शिया अनर्शिया क्या होता है। यू नो व्हाट इज अनर्शिया बच्चों? अनर्शिया क्या होता है? Yes, sir. इस पे Sir, लिखा it नहीं जा is the tendency of body to remain at rest or motion. रहा। एक मिनट, लिखा नहीं आ रहा है यहाँ पर, टिक भी नहीं हो रहा। मुझे लगता है लिखा नहीं जाएगा। हाँ जी, अनर्शिया क्या होता है बच्चे? Sir, ठीक है tendency ठीक of है ठीक। body. यस बच्चों, अनर्शिया का मतलब क्या होता है? देखो तुम्हें पता है अनर्शिया का मीन्स होता है कि अगर कोई बॉडी अपने आप अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। यानी इन एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट, है ना। अपने आप बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती, दैट इज कॉल्ड एनर्शिया। इसी को तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलते हैं बच्चे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ, है ना। न्यूटन फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कि बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। तो अनर्शिया एंड न्यूटन फर्स्ट लॉ वन आर द सेम थिंग्स। एंड टाइप ऑफ एनर्शिया, एनर्शिया कितने तरह का हो सकता है? तीन टाइप का होता है। एक होता है एनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है एनर्शिया ऑफ मोशन, और एक होता है एनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बच्चों तीन तरह के एनर्शिया होते हैं। एनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या होता है? यस, अनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, है ना। कब तक रेस्ट पे रहेगी? जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब तक वो बॉडी का क्या होगी बच्चों? रेस्ट पे रहेगी। अब इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे एक बस है बच्चों। बस के अंदर अगर मैं बात करूं, अगर बस रेस्ट पे है, ये पर्सन है, ऐसे एक पर्सन है ये, ठीक है। इस पर्सन के ना बच्चों दो पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा लोअर पार्ट, एक पार्ट होगा लोअर, ये इतने वाला, और एक होगा अपर पार्ट। सबसे पहले जो बॉडी का लोअर पार्ट होगा, फीट वगैरह हैं पर्सन के, वो किसके साथ टच में है? बस के साथ टच में है। जब बस चलेगी तो लोअर पार्ट बस के साथ चलने लग जाएगा, अपर पार्ट अभी भी रेस्ट में होगा। तो हम किस तरफ जाएंगे बच्चों? पीछे की तरफ जाएंगे, हमें पीछे को जर्क लगेगा। जब बस स्टार्ट होती है ना तो हम पीछे को धक्का लगता है। पीछे को धक्का क्यों लगता है? क्योंकि बस के साथ लोअर पार्ट मोशन में आता है और अपर पार्ट रेस्ट पे होता है, जिसकी वजह से हम पीछे को गिरते हैं। इसी तरह जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो किसी कारपेट से रिमूव कैसे हो जाते हैं? स्टिक के साथ जब हम उसको बीट करते हैं। आपने देखा किसी कारपेट को जब हम बीट करते हैं किसी स्टिक के साथ तो उसमें से डस्ट पार्टिकल निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? बताएगा कोई? यस, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपने स्टिक के साथ कारपेट को हिट किया तो कारपेट मोशन में आ गया बच्चों, डस्ट पार्टिकल अभी भी किसमें है?
रेस्ट में है, जिससे वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसी तरह किसी ब्रांच ऑफ अ ट्री से जब हम शेक करते हैं, मान लो एप्पल ट्री है, उसकी अगर ब्रांच को आप शेक करोगे तो क्या होगा, एप्पल टूट जाएगा। वो कैसे टूट जाता है एप्पल, क्योंकि शेक करने से ब्रांच किस में आ जाती है, मोशन में। एप्पल अभी भी किस में है बच्चों, रेस्ट में है, जिसकी वजह से वो एप्पल क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसी तरह इनर्शिया ऑफ मोशन की एग्जांपल, इनर्शिया ऑफ मोशन में बच्चों आपको पता है, अगर एथलीट ने लॉन्ग जंप लेनी है तो वो क्या करेगा, अगर उसने ये लॉन्ग जंप, इतनी बड़ी जंप लेनी है एथलीट ने, तो वो क्या करता है, ऐसे ही खड़ा खड़ा रह के जंप मार देता है क्या? हाँ जी बच्चों बोलो। नो सर, पीछे से भाग के आता है। हाँ, ड्यू टू मोशन, जब वो भाग कर आता है पर्सन, तो इसके अंदर कौन सा मोशन आ जाता है, इनर्शिया ऑफ मोशन आ जाता है, जिसकी वजह से ये लॉन्ग जंप ले लेता है बच्चे। इसी तरह आपने देखा होगा कि जब बस रुकती है, चलती हुई बस रुकती है, तब हम किस तरफ गिरते हैं, कोई बताएगा? चलती हुई बस अगर आगे को। आगे को, क्यों? क्योंकि जब बस रुकेगी तो हमारा लोअर पार्ट एकदम से रेस्ट में आ जाएगा, और अपर पार्ट तो अभी मोशन में है वो बस के साथ साथ, तो अपर पार्ट मोशन में है तो वो आगे को जाएगा और लोअर पार्ट रेस्ट पे, जिससे हमें आगे को पुश मिलता है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की एग्जांपल बच्चों क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की एग्जांपल क्या है बच्चों? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, अगर आप किसी मान लो मैं अगर बात करूं, आपने देखा होगा व्हील, कोई भी आप गाड़ी का व्हील देखो, उसके जब ड्यू टू जिस दिन रेन पड़ती है उस दिन मड जो होता है, कीचड़ होता है ना, वो क्या करता है, व्हील के साथ साथ रोटेट करने लग जाता है। ये देखा है आपने, मड व्हील के साथ साथ घूमने लग जाता है, घूम। यस सर। अब अगर हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, मड गार्ड लगा देते हैं। मड गार्ड का काम क्या होता है, इस मड को आप तक ना पहुंचने देना, है ना। अब ये घूमने क्यों लग गया मड, क्योंकि व्हील के अंदर, व्हील के घूमने से इस मड में भी घूम इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया, उसी डायरेक्शन में ये घूमने लग गया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आ गया, उसी डायरेक्शन में ये घूमने लग गया जिस डायरेक्शन में व्हील घूमता है, जिससे आप पर ये हिट कर सकता है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, मड गार्ड यूज करते हैं। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया। अब अगला टॉपिक है बच्चों हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड क्वेश्चन है, न्यूटन सेकंड लॉ। तुम्हें पता है फर्स्ट लॉ भी सभी को क्लियर है, सेकंड लॉ भी क्लियर है। हाँ जी, फर्स्ट लॉ अगर मैंने बताना है तो फर्स्ट लॉ तुम्हें पता है क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के के लगा लेते हैं, के की वैल्यू को क्या मान लेंगे, 1, तो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, डीपी अपॉन dt। अब तुम्हें पता है मोमेंटम की जगह क्या लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, मास कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो गया, न्यूटन का सेकंड लॉ हो गया। दो स्टेटमेंट है न्यूटन के सेकंड लॉ की, एक तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एक फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये दूसरा क्वेश्चन है बच्चों। अभी तक जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया ना, इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आपको पक्का आएगा, ये पहले पार्ट में से लिख लो, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरे क्वेश्चन पे आगे, आपको बच्चों याद है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम सभी को मैंने करवाई थी? यस सर। यस सर। हाँ जी बच्चों, अगर किसी को कुछ लगता है कि मुझे ये कोई टॉपिक दोबारा करवा दो तो मैं करवा दूंगा आपको डिटेल में, आपने बस पूछना, टेंशन फ्री होकर, कोई टेंशन नहीं लेनी। अच्छा बच्चों, किसी को याद है इंपल्स क्या होती है? मैंने आपको इंपल्स बड़े अच्छे ढंग से समझाई थी, इंपल्स क्या होती है, सिंपल वर्ड भी बताया था इंपल्स का मतलब। फोर्स अप्लाइड फॉर स्मॉल टाइम। यस बच्चों, वेरी गुड, फोर्स इनटू टाइम। इसमें फोर्स क्या होती थी बच्चों, इंपल्स का मतलब होता है झटका लगना, धक्का लगना एकदम से। और झटका कब लगता है, जब फोर्स क्या होती है बच्चे, फोर्स क्या होती है ज्यादा, टाइम क्या होता है स्मॉल। कम टाइम में ज्यादा फोर्स लगे तो आपको धक्का लगेगा, अदरवाइज नहीं। अब फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, एफडीटी इज इक्वल टू डीपी हो गया। दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो बच्चों, यहां पर दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लिया।
अब डीपी की इंटीग्रेशन करते हैं तो ये सांप ये डी को खा जाता है, तो अकेला पी बच जाएगा, P2 माइनस P1 हो गया ये। यानी इम्पल्स क्या होगी हमारे पास, फोर्स इनटू टाइम या फिर चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स के दो फॉर्मूले आगे बच्चे, इम्पल्स होती है फोर्स इनटू टाइम या फिर चेंज इन मोमेंटम। ये मैंने आपको करवाई हुई है, ये 3 मार्क्स की आएगी, आप इसको लिख लो। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स, ये डेरिवेशन 3 मार्क्स की आएगी बच्चों। चलें आगे, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे चलें। यस सर। ये स्क्रीन बड़ी होगी बच्चों, अब देखना। यस सर। ठीक है, अब ठीक है पहले से? हाँ यस सर। ओके। ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम थी 3 मार्क्स की, इसको लिख लो, ये थी 3 मार्क्स की, पेपर में आएगी आपके। अब बच्चों एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क की आ सकती है आपको एप्लीकेशन, ये 1 मार्क की आ सकती है। स्क्रीन तो पूरी विजिबल है ना, पूरी बड़ी स्क्रीन? यस सर। ओके, ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी, ठीक है। हाँ जी बच्चों, अब करते हैं इसके बाद बात, इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स में देखो बच्चों क्या होता है हमारे पास, इसका मतलब क्या होता है, तुम्हें पता है इम्पल्स किसके इक्वल होती है बच्चों? इम्पल्स किसके इक्वल होती है? फोर्स इनटू टाइम। ये चीज कांस्टेंट होती है बच्चों, तो फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू बन गया कांस्टेंट, यानी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ गया टाइम। इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा टाइम उतनी कम फोर्स, जितना ज्यादा टाइम उतनी कम फोर्स। बच्चे जब आपने देखा होगा क्रिकेट प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर जब किसी बॉल को कैच करता है तो वो अपने हैंड को लोअर करता है, देखा है आपने? लोअर क्यों करता है अपने हैंड को? क्योंकि जितना टाइम ऑफ कैचिंग के लिए वो ज्यादा लगाएगा उतनी फोर्स उसके हाथों पर कम लगेगी, यानी बॉल की वजह से जो उसे हर्ट होना है, जो उसको चोट लगनी है, वो कम लगेगी, राइट? इसी तरह अगर कोई पर्सन कच्चे फ्लोर पर जंप मारता है, ऊपर से कच्चे फ्लोर पे जंप मारेगा, यानी मिट्टी वाले फ्लोर पे जंप करेगा, तो उसे कम चोट लगेगी। अगर वो टाइल्स वाले फ्लोर पे जंप मारेगा तो क्या होगा? कंक्रीटेड फ्लोर पे जंप मारेगा तो क्या होगा बच्चे? उसे ज्यादा चोट लगेगी। ये पता है ना आपको बच्चों? यस सर। अब ऐसा क्यों होता है? जब वो मतलब मान लो जहां पर सैंड पड़ी है वहां पर वो जंप मारेगा, जब वो बंदा यहाँ पर जंप मारता है तो क्या होता है? वो सैंड के अंदर धंस जाता है, टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है दोनों का बच्चों। टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया क्योंकि वो रेत अंदर को धंस जाता है, तो टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ने से फोर्स कम हो जाती है। इसी तरह तुम्हें पता है कार्स के अंदर हम शॉकर वगैरह यूज करते हैं, स्कूटर्स साइकिल्स के अंदर शॉकर वगैरह यूज करते हैं। वो शॉकर यूज करने का क्या बेनिफिट होता है, बताएगा कोई? टाइम शॉक, इंक्रीज कर देते हैं। हाँ टाइम इंक्रीज हो जाएगा कोलिजन का, दो चीजों से जब कोलाइड करता है ना तो उसका टाइम इंक्रीज होने से फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी तरह चाइना, जो आपने देखा होगा चाइना ग्लासेस वगैरह होते हैं, कप्स होते हैं, उनके अंदर ना कप्स के अंदर जो पैकिंग की होती है आपने देखा होगा घास फूस सा डाल देते हैं उसके अंदर, थर्मोकोल वगैरह ऐसे डाल देते हैं, है ना? देखा है आपने ये बच्चों पैकिंग के अंदर? ये ऐसा क्यों किया जाता है? कहता है ऐसा करने से इन दो कप के कोलिजन का टाइम बढ़ जाएगा जिससे फोर्स कम लगेगी और टूटने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, ये 3 मार्क्स का आएगा बच्चों आपको। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्क कॉन्सेप्ट, और आप बड़े आसानी से इसको कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। बच्चों देखो समझो इसमें क्या है, ये काट है, ठीक है, यहां पर ये हॉर्स है, ये वाला ये मैंने बनाया हुआ है, ये हॉर्स है ऐसे। अब हॉर्स का वेट बच्चों नीचे लग रहा है, ये वेट लग रहा है नीचे। अब देखो हॉर्स ना इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ग्राउंड पर, तो रिएक्शन उसे इस डायरेक्शन में मिलेगा बच्चों, ऊपर को फोर्स को जो रिएक्शन मिलेगा वो इस डायरेक्शन में मिलेगा बच्चों। पेन चलना बंद हो गया। हाँ जी बच्चों,
हॉर्स को जो रिएक्शन मिलेगा इस डायरेक्शन में, वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाता है कि नहीं लगाता, आपने देखा होगा बच्चों। यस सर। ओके, अब रिएक्शन उसे इस डायरेक्शन में मिलेगा, ये रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, हाँ जी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। किसी भी रिजल्टेंट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये आप सभी को पता है। अब बच्चों आप ये देखो, ये थ्रेड है, ये Yes. रोप है सारी, रोप के अंदर क्या होगी, टेंशन होगी, ये आपको पता ही है। अब ये मैं हॉर्स की बात कर रहा हूं, मैं अकेले हॉर्स की। अगर मैं अकेला हॉर्स यहां पर ड्रॉ करता हूं बच्चों, तो मुझे ये बताओ, इधर हॉरिजॉन्टल में फोर्स हॉर्स पर कितनी लग रही है, एच। पीछे को कितनी लग रही है, हॉर्स पर टेंशन लग रही है। लेकिन हॉर्स चल किधर रहा है बच्चे, इस डायरेक्शन में चल रहा है, ए एक्सेलेरेशन से। तो न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओगे, एफ नेट क्या होता है बच्चों, मास इनटू एक्सेलेरेशन, ये सभी को याद है। यस सर। अब बच्चों मास इनटू Yes, एक्सेलेरेशन sir. एज इट इज, एफ नेट कितनी होगी, नेट फोर्स कितनी होगी, H minus T. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माइनस H minus E. एच माइनस टी। ये फर्स्ट इक्वेशन सभी को क्लियर है बच्चों। यस सर। अब मैं Yes, इसकी sir. सेकंड इक्वेशन बना रहा हूं। सेकंड इक्वेशन देखो क्या बना रही है हम, ये काट है, इस तरफ राइट साइड पर काट पर क्या लग रही है, टेंशन, लेफ्ट साइड पर क्या लग रही है, फ्रिक्शन, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, मास इनटू एक्सेलेरेशन। ये दो इक्वेशंस देखना आपको क्लियर है, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, दोनों देखना क्लियर है आपको। यस सर। बस दोनों इक्वेशंस बनाई, एक ये बनाई Yes, sir. और एक ये बनाई, दोनों को प्लस कर दिया और एक्सेलेरेशन की वैल्यू ये आ गई, आप कर लोगे। अगर एक्सेलेरेशन बच्चों पॉजिटिव कब होगी, इफ ये h माइनस एफ क्या होगी, पॉजिटिव। एक्सेलेरेशन पॉजिटिव कब होगी, h माइनस एफ पॉजिटिव होगी और h इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन। यानी कहने का मतलब ये हॉर्स तब चल पाएगा जब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला फोर्स का कंपोनेंट है वो फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये आगे को चलेगा हॉर्स कार्ट। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 3 से लेकर 5 मार्क्स तक का आ सकता है। और मैंने जो आपको शीट्स देनी है, हमारा सबसे पहला काम है कि आप ये शीट्स रिवाइज कर लो। इसके बाद अगर आपको लगता हो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप पढ़ लेना, तो आपके फुल बाय फुल मार्क्स आ जाएंगे। पहला काम ये शीट पढ़नी है सारी, मैंने आपको सारी शीट्स भेज दी, बस सारी शीट्स करनी है। हमारा क्वेश्चन है, शो दैट न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। दिस इज आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। बच्चों इसका मतलब क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड लॉ है उसी से फर्स्ट लॉ बना है, उसी से थर्ड लॉ बना है, ये हमने बताना है। तुम्हें पता है बच्चों फर्स्ट लॉ, पहले तो बताओ क्या होता है फर्स्ट लॉ। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो हो तो एक्सेलरेशन जीरो होती है और वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ये पता है सभी को। Constant. सेकंड लॉ क्या होता है बच्चे, एफ Yes, नेट इज sir. इक्वल टू एम ए। थर्ड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ होता है जितना कोई ऑब्जेक्ट मतलब ए पर फोर्स लग रही है बी की वजह से इज इक्वल टू बी पर लगेगी ए की वजह से उतनी ही ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये पता है ना थर्ड लॉ सभी को। यस सर। जितनी फोर्स ए पर लगती है बी की वजह से उतनी फोर्स बी लगाएगा ए पर। इसका मतलब होता है एफ ए बी का मतलब याद रख लो, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी। एफ बी ए का मतलब क्या होता है बच्चों, बोलोगे? एफ बी ए का मतलब क्या होता है बच्चों? Force on B. एक्टिंग ऑन Force बी acting on B ड्यू to टू A. ए। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक बच्चों? नो सर। ओके, इसके बाद मैं बात कर रहा हूं बच्चों, अब मैंने सेकंड लॉ बनाना है, सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ बनाना है बच्चों। सेकंड लॉ क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू एम। मैंने सबसे पहले सेकंड लॉ से डिराइव करना है बच्चों फर्स्ट लॉ। अब मैं देखो कैसे कर रहा हूं, सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ कैसे डिराइव कर रहा हूं। सेकंड लॉ क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, बोलो बच्चों। यस सर। अगर फोर्स जीरो होगी तो एम ए जीरो हो गया, तो ए जीरो हो गया, ए जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो होगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ये कौन सा लॉ है बच्चों, फर्स्ट लॉ। यही होता है ना, First वेलोसिटी law. कांस्टेंट रहती है। फर्स्ट लॉ Yes, यही होता है बच्चों, वेलोसिटी कांस्टेंट Yes, रहती है। यही sir. तो मैंने सेकंड से फर्स्ट लॉ बना दिया।
अब मैं बच्चों सेकंड से थर्ड लॉ बना रहा हूं, ये वाला पार्ट कर रहा हूं। सेकंड से थर्ड लॉ कैसे बनता है वो मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों। सेकंड से थर्ड लॉ कैसे बनेगा देखो समझो। हमारे पास दो बॉडीज हैं बच्चे, ए है बी है। ए ने बी पर फोर्स लगाई, बी ने ए पर लगाई। जब ए ने बी पर फोर्स लगाई तो फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए। अब समझो मेरी बात बच्चों, फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए। तुम्हें पता है सेकंड लॉ की सेकंड फॉर्म ये होती है फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मुझे ये बताओ बच्चों, फोर्स लग रही है बी पर ए की वजह से, तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, ए का या बी का? बी। बी का, क्योंकि जिस पर फोर्स लगती है उसका मोमेंटम चेंज होता है। फोर्स बी पर लग रही है ए की वजह से, तो बी का मोमेंटम चेंज होगा ए की वजह से। तो बी का मोमेंटम चेंज होगा, तो मैं इन्हें लिख दिया यहाँ बी का मोमेंटम। इसी तरह ए पर लग रही है बी की वजह से, तो मोमेंटम किसका चेंज होगा बच्चों? ए का। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई बच्चों, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। ये फर्स्ट बनाई है, ये सेकंड बनाई है, दोनों को प्लस कर दो लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड। डी अपॉन डी टी कॉमन ले लिया, ये चीज रहेगी बच्चों। यहां तक देख लो, कोई स्टेप में दिक्कत है तो पूछ सकते हो। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो बच्चों क्या होगा? अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो सारी फोर्सेस का सम इज इक्वल टू, ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर ये इक्वल टू जीरो हो गया तो बच्चे एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए विच इज एक्शन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ, दैट्स इट। तो ये हमने प्रूव कर दिया, न्यूटन थर्ड लॉ भी इसी में कंटेन होता है। अब बच्चों ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा लिफ्ट वाला। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। आपके लिए बोर्ड का पेपर बड़े आसान हो जाएगा अगर आप ये शीट्स कर लोगे बच्चों। मैंने ऐसी शीट्स +2 के लिए बनाई हुई हैं, ऐसी शीट मेरी +1 के लिए है। बहुत आसान हो जाएगा और पेपर इसी से आएगा और इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ज्यादा से ज्यादा अगर आपने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने हैं, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस की एक्सरसाइज होती है ना, 20-25 क्वेश्चन वो कर लो और ये मेरी डेरिवेशंस कर लो, आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाएंगे। दैट्स इट। अब बच्चों सर इनके सॉल्यूशन भी सेंड कर देना। किसके? ये सोल्यूशन ही तो हैं बच्चे, और क्या है। सर नई ग्रुप में भी सेंड कर देना एक बार। ये कर दिए सर कर दिए। ये तो शीटें तो मैंने 5 बजे की हुई हैं बच्चे, सारी शीट्स सर कर दी मैंने हैं। चेक नहीं की। मैंने सारी शीट कर दी हैं, आप प्रिंट आउट निकलवा लेना फिर पढ़ना इसको, ओके सर। ठीक है ना। इसको प्रिंट आउट निकलवा के शीट्स के, मैंने शीट्स आपको भेजी हुई हैं और आप प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ लेना अच्छी तरह, डेरिवेशंस की प्रैक्टिस कर लेना। इसी में से पेपर आना है, सारा फाइनल पेपर भी इसी में से आना है, आपका सितंबर एग्जाम भी इसी में से आना है। अगर आप कोई ज्यादा अच्छे स्कोर करना चाहता है तो मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर सकते हैं, वो बाद की बात है। पहले हमारा काम है कि हमने ये शीट्स पूरी करनी है। मैं इसको आज और कल 2 लेक्चर में कवर करवा दूंगा बच्चों। अच्छा, एपरेंट वेट ऑफ मूविंग लिफ्ट में आपको सभी को पता है एपरेंट वेट ऑफ मूविंग लिफ्ट का सीन क्या होता है क्या नहीं है? यस सर। यस हाँ जी बच्चों, सबसे पहले तो अगर लिफ्ट ऊपर को जाती है, ये मैन है लिफ्ट के अंदर है, वेट mg नीचे लग रहा है, रिएक्शन r ऊपर को लग रहा है, तो बताओगे नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितनी होगी? नॉर्मल रिएक्शन में से mg माइनस कर दोगे। नॉर्मल रिएक्शन को n भी लिख सकते हो, r भी लिख सकते हो, कोई कंफ्यूज नहीं होना इसमें। हाँ जी, क्या लिखेंगे यहाँ? r माइनस mg इज इक्वल टू ma, तो r इज इक्वल टू mg प्लस ma। तो m क्या आ गया? g प्लस a, यानी नॉर्मल रिएक्शन में वेट में लिफ्ट की एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगी। यानी अगर आप लिफ्ट के अंदर ऊपर जा रहे हो तो आपका वेट बढ़ जाएगा। क्लियर बच्चों? यस सर। अगर आप नीचे जाओगे तो क्या होगा बच्चों बोलो? तो क्या लिखोगे? mg माइनस, कम हो जाएगा। हाँ जी, mg माइनस r इज इक्वल टू ma। तो mg माइनस ma इज इक्वल टू r, तो r कितना आ जाएगा? mg माइनस a। तो आपके वेट में से लिफ्ट की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी बच्चों? माइनस हो जाएगी। ये सेकंड डेरिवेशन है इसकी। थर्ड वाली बच्चों, थर्ड वाली क्या होती है बताओगे कोई? थर्ड वाली में क्या होता है? अगर लिफ्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0 है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो सीधा आप क्या लिख दोगे? r इज इक्वल टू mg, r इज इक्वल टू mg। अच्छा मुझे ये बताओ बच्चों, लिफ्ट अगर ब्रेक हो गई,
लिफ्ट की रोप अगर टूट गई, जो ये रोप है, ये अगर टूट जाती है तो क्या होता है? अगर रोप टूट जाती है तो लिफ्ट की जो Weightlessness. एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर हो जाती है, यानी नीचे आने वाली जो फॉर्मूला है, ए की जगह आप क्या पुट कर दो? जी पुट कर दो। अगर ए की जगह जी पुट कर दोगे तो आर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दैट्स इट। कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक? No, sir. अगला है 7th नंबर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, डेराइव इट फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड इट इज इंपॉर्टेंट आल्सो, 5 मार्क्स का आएगा। ये 7th एंड 8th क्वेश्चन आएगा बच्चे, ये 7th एंड 8th क्वेश्चन दोनों इकट्ठे करेंगे, ये 5 नंबर का आपको आएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझ लो बच्चों। इसका मतलब होता है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। पता ही है आपको बच्चों, मैंने आपको बताया था ना, एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी होता है। अगर एफ 0 है तो डी पी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? 0। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम 0 है तो मोमेंटम क्या हो गया बच्चे? कांस्टेंट। कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट है बच्चों? तो मोमेंटम क्या रहेगा? ये कांस्टेंट होगा। दैट्स इट। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं, यही तो हमने प्रूव किया, मोमेंटम कांस्टेंट होगा। अब इसकी ये डेरिवेशन है, पूरी डेरिवेशन करनी है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन तभी पूरा होगा। ऊपर तो मैंने स्टेटमेंट बताई है और ये नीचे आपको डेरिवेशन करनी होगी, तब 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा होगा। अब इसकी डेरिवेशन कैसे कर रहे हैं वो समझ लो बच्चों। ये 2 बॉडीज हैं, ये पहली बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। ये इसकी स्पीड u1 है, इसकी स्पीड u2 है। अगर u1 u2 से ज्यादा होती है बच्चों तो ये बॉडी फर्स्ट वाली सेकंड से टकराती है, तो फर्स्ट पर फोर्स लगती है सेकंड की वजह से, जिसका नाम दिया है FAB, और सेकंड पर फोर्स लगती है फर्स्ट की वजह से, जिसका नाम दिया है FBA। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। अब तुम्हें पता है बच्चों, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जितनी फोर्स A पर लगेगी B की वजह से, उतनी फोर्स B पर लगेगी A की वजह से। कोई डाउट है यहाँ तक बच्चों? No, sir. ओके। अब तुम्हें पता है बच्चों, इम्पल्स, इम्पल्स क्या होती है? फोर्स इनटू टाइम, है ना, इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। अब मैं लिख रहा हूं बी ने फोर्स लगाई ए पर, बच्चों बी ने फोर्स लगाई ए पर, इम्पल्स का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। यही होता है इम्पल्स का फॉर्मूला। अब फोर्स किस पर लग रही है? ए पर। किसकी वजह से? बी की वजह से। टाइम को टी लिख लिया। चेंज इन मोमेंटम, अगर ए पर फोर्स लग रही है तो मोमेंटम ए का ही चेंज होगा बच्चों। यस सर। ए का फाइनल मोमेंटम बताओगे कितना होगा? m1 v1। ए का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा बच्चों? m1 u1। ये चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट का आ गया। इसी तरह अगर मैं लिख लूं फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए इनटू टाइम, इंपल्स लिखूं सेकंड की, तो बताओगे बच्चों चेंज इन मोमेंटम किसका होगा? सेकंड का। सेकंड का फाइनल मोमेंटम कितना होगा? m2 v2। इनिशियल कितना होगा? m2 u2। अब बच्चों न्यूटन का, अब ना मैं इस टी को ना नीचे लेकर जा रहा हूं, यहां नीचे ले गया, इस टी को मैं ले गया नीचे। ये दोनों तो इक्वल है और ऑपोजिट है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ कह रहा है। मैं यहां पर FAB की वैल्यू पुट कर रहा हूं बच्चों। FAB की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं? m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन टी, माइनस एज इट इज। मैं FBA की जगह पुट कर रहा हूं बच्चों क्या? m2 v2 m2 u2 अपॉन टी। यहां तक देखना आपको क्लियर है? टी से टी कट गया, टी से टी कट गया। जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो आपका आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा। जब आप इसको इधर उधर करोगे तो ये आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, यानी फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। यही तो हमने प्रूव करना था, हेंस दिस इज आवर 5 मार्क क्वेश्चन। 5 मार्क क्वेश्चन को 2 पार्ट में किया हुआ है। पहले ऊपर वाली स्टेटमेंट लिखनी है बच्चों, पहले 7th की स्टेटमेंट ये पूरी लिखनी है, फिर इसके बाद 8th वाला क्वेश्चन डिराइव करना है, तब जाकर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9th है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एप्लीकेशंस। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
और ये आपको 2 नंबर का पेपर में आ सकता है, रिकॉइलिंग ऑफ गन। आपको पता है बच्चों, जब गन जो गन होती है, जब गन में से हम बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट आगे जाता है और गन पीछे जाती है, पता है ना आपको? Yes, हाँ जी sir. बच्चों, ये ऐसा Yes, क्यों sir. होता है, कोई बताएगा मुझे? ऐसा क्यों होता है बच्चों? एनी स्टूडेंट? देखो Sir, every force has an opposite देखो बच्चों, Force हाँ जी applied बच्चों, by the इधर bullet. देखो, इधर फटाफट। इनिशियल गन का मोमेंटम कितना है बच्चों? 0। 0. अभी तो रेस्ट पे है ना, बुलेट फायर हुई है। फाइनल मोमेंटम गन का कितना होगा? पहले तो बुलेट निकल रहा है, बुलेट का मास m है, बुलेट की वेलोसिटी v है, छोटा v। इसी तरह गन का मास कितना है बच्चों? कैपिटल M, और गन की वेलोसिटी क्या मान लेते हैं? कैपिटल V। अब मोमेंटम कंजर्वेशन से इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू बच्चे फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0। फाइनल कितना है? mv प्लस कैपिटल mv। यहां तक देख लो, क्लियर है बच्चों? Yes. माइनस sir. स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल mv। तो v कितना आ गया? माइनस mv अपॉन कैपिटल m। इसका मतलब क्या? ये v क्या थी? गन की वेलोसिटी। स्मॉल v क्या थी? बुलेट की वेलोसिटी। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? गन की वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी के उलट होगी। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। और बच्चों एक चीज और पता लग रही है, वेलोसिटी ऑफ गन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। कहता गन का जितना मास ज्यादा होगा उतनी गन की रिकॉइलिंग स्पीड कम होगी, यानी उतनी कम स्पीड से पीछे को जाएगी। क्लियर? इसीलिए गन्स को क्या बनाया जाता है बच्चों? हैवी बनाया जाता है, Heavy. ताकि वो पीछे ज्यादा ना जाए। ओके बच्चों, Yes, sir. ये 2-4 एग्जांपल और भी दी हुई हैं। ये जो मैंने बुलेट फायर द गन शुड बी हेल्ड टाइट टू द शोल्डर, शोल्डर के साथ टाइटली बांध लेते हैं, क्यों? ताकि स्पीड इतने, मतलब जितना टाइट बांधेंगे उतना पीछे को वो कम जाएगी। When a man jump out of a boat to shore, the boat slightly moves away from the shore। ये देखा है आपने? अगर आप बोट से Yes, जंप sir. करते हो थोड़ा सा मूव कर जाती है, टू कंजर्व द मोमेंटम। ये सारे मोमेंटम कंजर्वेशन की ही एग्जांपल्स हैं, आप एक बार इसको पढ़ लेना। इसी तरह रॉकेट प्रपल्शन, इसको लास्ट में करते हैं, रॉकेट प्रपल्शन को। चलो कर लेते हैं बच्चों, लाइट आ गई अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, अब कोई टेंशन नहीं है। पहले लाइट की टेंशन थी, अब अभी आई है लाइट। जस्ट 1 मिनट रुको, मैं ये कनेक्ट कर लूं वाईफाई। चलो भाई, अच्छा अभी ऑन हो रहा है वाईफाई।